हेलो एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व बिहार का बीपीएससी पेपर। ये जो है ये 71st बीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर है। और हम लोग इस सीरीज में वी विल ट्राई टू सॉल्व 50-50 क्वेश्चंस ऑफ एवरी पेपर और ट्राई करेंगे कि 5-6 साल का पेपर खत्म कर दें। ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। कुछ कुछ चीज़ें पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के पेपर के लिए, लाइक, और क्योंकि लास्ट के 12-15 दिन बचे हुए हैं तो पीवाईक्यूज तुमने जो स्टैटिक पढ़ रखा है, जो कि ज्योग्राफी हो गया, बिहार हिस्ट्री हो गया, और जो भी करंट अफेयर्स है, ऑलरेडी चैनल पे करंट अफेयर की सीरीज है, वो उतना भी देख लोगे ना तो बहुत सारा पूरा का पूरा करंट अफेयर खत्म हो जाएगा। उसमें नेशनल, इंटरनेशनल, एडुटेरिया का करंट अफेयर सब कुछ पढ़ाया हुआ है थ्रू एमसीक्यूज। सो यू गो एंड रिवाइज दैट। तो करंट अफेयर्स, स्टैटिक पोर्शन एंड पीवाईक्यूज ये करके ही जाना है। ठीक है, मतलब बहुत हद तक तुम पेपर में अच्छा करोगे। सो इस सीरीज में हम लोग हर वीडियो में 50 क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। किसका? बीपीएससी का। क्योंकि हम 72 देने वाले हैं तो हम लोग 71st पेपर से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। According to the UNDP Human Development Index HDI report 2025, life expectancy in India increased from 58.6 years in 1990 to how many years in 2023? तो इसका सही आंसर है व्हाट? 72 ईयर्स जो था UNDP और HDI 2025 ने कंफर्म किया है। 73rd 74 रॉन्ग है। इंडिया का जो रैंक है HDI रिपोर्ट में वो कितना है? इंडिया का रैंक जो है वो 130th है आउट ऑफ 193 कंट्री। किसमें? 2025 के थीम में। 2025 का थीम भी था द ग्रेट डिस्कनेक्ट, री इमेजिनिंग कॉपरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड, ऐसा टाइप से। और इंडिया का HDI वैल्यू भी इंप्रूव हुआ है, इट इज अराउंड 0.685। मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी वॉज AI एक्शन समिट हेल्ड इन February? दिस इज व्हाट? बेंगलुरु में नहीं, पेरिस में नहीं, रोम में नहीं। देखो, बेंगलुरु इसलिए था ऑप्शन में क्योंकि बेंगलुरु में ग्लोबल AI समिट हुआ था, नॉट ही AI एक्शन समिट। यहाँ पर क्या हुआ था? ग्लोबल AI समिट। और रोम में क्या हुआ था? G7 का AI मीटिंग हुआ था, इसलिए दोनों ऑप्शन में था। बट AI एक्शन समिट कहाँ पे हुआ था? पेरिस में हुआ था AI एक्शन समिट। ठीक है, इसको ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इसको को चेयर किया था किसने? PM नरेंद्र मोदी ने और फ्रेंच प्रेसिडेंट ने इसको क्या किया था? को चेयर किया था। क्योंकि अब ओल्ड न्यूज़ हो चुका है तो उसको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट ठीक है, तुम्हें पता होना चाहिए। और AI बहुत चल भी रहा तो ये न्यूज़ में भी था, इसलिए भी आया था। 96 Academy Awards 2024, Emma Stone won the Oscar for actress in a leading role for her performance in which film? लाला लैंड नहीं, क्योंकि ये लाला लैंड के लिए एमा स्टोन को जो मिला था वो ऑलरेडी 2017 में मिल चुका था। 2017 में अवार्ड मिल चुका था। पुअर थिंग्स के लिए मिला है ये। ठीक है, करेक्ट है। ये सेकंड ऑस्कर था एमा स्टोन का। इस मूवी में शायद तक उन्होंने प्ले किया था, बेला बैक्स्टर का रोल था। द फेवरेट नहीं, ये नॉमिनेट हुई थी बट ये जीती नहीं थी ये मूवी। नेक्स्ट, विच गुजराती फिल्म वॉन द 70th नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म प्रमोटिंग नेशनल सोशल एंड एनवायरमेंटल वैल्यूज? देखो, ये न्यूज़ में नहीं आएगा अब ये सब। ये सब अब एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि ये उस साल का न्यूज़ था इसलिए आया था। बस क्वेश्चन सॉल्व करने से तुम्हें पता चल जाएगा कि जब तुम करंट अफेयर पढ़ो तो तुम्हें मूवी हो गया, एकेडमी अवार्ड्स हो गया, कौन सी मूवी को नेशनल फिल्म अवार्ड्स मिले हैं, ये सब चीज़ें याद करना है, मतलब तुम लोग ज़्यादा ध्यान दोगे। तो कौन सी गुजराती फिल्म को मिला था 70th नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म प्रमोटिंग नेशनल सोशल एंड एनवायरमेंटल वैल्यूज? तो ये मिला था किसको? ये मिला था कच्छ एक्सप्रेस को। ठीक है, कच्छ एक्सप्रेस को बेस्ट फीचर फिल्म प्रमोटिंग नेशनल सोशल एंड एनवायरमेंटल वैल्यूज के लिए मिला था इन 70th नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड्स, फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन वर रिसिपेंट ऑफ रेमन मैगसेसे अवार्ड? अब देखो, वही मैं बोल रही हूँ कि क्योंकि अवार्ड भी पढ़ना जरूरी है। तो रमन मैगसेसे अवार्ड 2024 किसको मिला था? ये मिला था, कहाँ गया? एशिया। देखो, पहले रैमन मैगसेसे अवार्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये एशिया का नोबेल प्राइज है, इसको एशियाज नोबेल प्राइज भी बोलते हैं, नोबेल प्राइज भी बोलते हैं इसको। 1957 में क्या किया था? स्टैब्लिश किया गया था। इसको फिलीपींस की जो प्रेसिडेंट थे रेमन मैगसेसे, उनके नाम पे रखा गया था। 2024 में 5 रेसिपेंट्स थे टोटल। ठीक है, मुकुंद बेकनजो किर्गिस्तान के थे, एडवर्ड पोलोंग फिलीपींस के थे, मियाजाकी हयाओस का फिल्म के भी मिला था स्पिरिटेड अवे को, माय नेबर टोटोरो, मतलब बहुत सारे लोगों को मिला था। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? मोर देन वन ऑफ द अबो, क्योंकि ये सबको मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट अक्षतीर? अक्षतीर के बारे में स्टेटमेंट्स दिया है। अक्षतीर इज द कोर ऑफ द इंडियन आर्मीज डिफेंस सिस्टम,
It seamlessly integrates India's larger CS4 CIR. It reflects a strategic shift from passive defense to proactive retaliation or more than one of the above. तो इसका आंसर क्या है? more than one of the above, क्योंकि ये सारे के सारे सही हैं. Akshari is actually a core Indian air defense system. ये एक्चुअली इंडिया का जो लार्जर C4 ISR नेटवर्क है उसको उसके अंदर में ही काम कर रहा होता है, और ये स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव रिटेलिएशन. ठीक है. Which of the following defense platforms are part of India's growing indigenous military ecosystem supported by the Make in India initiative? इसमें F-35 लाइटनिंग, मेन बैटल टैंक, एडवांस टावर आर्टिलरी गन सिस्टम, इसमें से कौन कौन सा है जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर आता है? तो इसमें जो F-35 लाइटनिंग 2 है ये बस नहीं आता. ठीक है. दिस इज अमेरिकन नॉट इंडिजीनियस. MBT अर्जुन ये है DRDO के द्वारा डेवलप किया गया. ATAGS ये भी है, इसको DRDO प्लस टाटा एडवांस सिस्टम प्लस भारत फोर्ज, तो ये भी क्या इसके अंदर आता है? इंडिजीनियस है. तो इसलिए इसका आंसर क्या था? मोर देन वन ऑफ दो. विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज होलोकॉस्ट मेमोरियल डे? होलोकॉस्ट मेमोरियल डे किसको बोलते हैं? तो ये जनवरी 27 को बोला जाता है. इसलिए बोला जाता है होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे. इस दिन सोवियत फोर्सेस लिबरेटेड ऑस्विश बिरकेन्यू नाजी डेथ कैंप इन पोलैंड, इसलिए उसको होलोकॉस्ट डे बोला जाता है. नेक्स्ट है What is the title of the book by Banu Mushtaq won the 2025 International Booker Prize? See, this is very easy. ठीक है. बहुत बार न्यूज़ में भी था और बहुत सारी जगह आपने करंट अफेयर में पढ़ा होगा. इट इज़ हार्ट लैम्प. इनको क्या मिला था? इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला हुआ था. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द इंडस वाटर ट्रीटी द 3 ईस्टर्न रिवर आर अलोकेटेड टू इंडिया. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम? तो झेलम रिवर इज नॉट वन ऑफ देम. ठीक है. झेलम रिवर इज अ वेस्टर्न रिवर, नॉट ईस्टर्न रिवर. इट इज द वेस्टर्न रिवर, not eastern river, and it is not allocated to India. It is allocated to Pakistan. वेस्टर्न साइड पे पाकिस्तान को अलोकेट हुआ है उस साइड पे. ठीक है. तो झेलम रिवर इज वन ऑफ द रिवर. अब कौन कौन सी रिवर है जो इंडिया के लिए है? तो इंडिया के लिए जो रिवर्स हैं वो याद कर लो. एक है ब्यास, एक है रावी और एक है सतलज. ठीक है. ब्यास, रावी और सतलज जो ईस्टर्न रिवर है उसमें इंडिया का अनरिस्ट्रिक्टेड यूज है. देख लेते हैं इंडियस वाटर ट्रीटी कब साइन हुई थी. इंडियस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी 1960 में. किसके किसके बीच में? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में. ठीक है. कौन इसका ब्रोकर था? वर्ल्ड बैंक. कब साइन हुआ था? PM नेहरू और प्रेसिडेंट अयूब खान ने इसको साइन किया था. नेक्स्ट देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कैपेबिलिटी पॉवर्टी मेजर डेवलप्ड बाय UN? कैपेबिलिटी पॉवर्टी मेजर डेवलप्ड बाय UN. तो इसको देख लेते हैं. CPM इंक्लूड्स चाइल्ड माल न्यूट्रिशन एज अ प्रॉक्सी फॉर लैक ऑफ हेल्थ एंड नरिशमेंट. हो सकता है, करेक्ट हो सकता है. नेक्स्ट देख लेते हैं. फीमेल लिटरेसी इंक्लूडेड टू रिफ्लेक्ट डिप्रिवेशन इन एजुकेशन नॉलेज. ये भी करेक्ट हो सकता है कि फीमेल इलिटरेसी तो दिखाएंगे ही ना, तभी तो पता चलेगा कि डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है. इट कंसीडर्स मेल इलिटरेसी एज अ की इंडिकेटर फॉर कैपेबिलिटी पॉवर्टी. अब देखो ये गलत हो सकता है क्योंकि हम सिर्फ मेल इलिटरेसी को की इंडिकेटर कैसे ले सकते हैं? क्योंकि जब हम वुमेन को बढ़ावा दे रहे हैं, मेल को तो ऑलरेडी सब चीज़ें मिल रही हैं, राइट? तो वो की इंडिकेटर नहीं हो सकता इलिटरेसी को मेजर करने का. तो ये गलत हो सकता है, मतलब ये डाउटफुल स्टेटमेंट है. इट इंक्लूड्स, ये सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये थोड़ा डाउट है. ठीक है. इट इंक्लूड्स लैक ऑफ एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ कैपेबिलिटी पॉवर्टी. ये भी हो सकता है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, बट ठीक है, मतलब आपने को पता नहीं कि कैपेबिलिटी पॉवर्टी. देखो पॉवर्टी के अंदर आ सकता है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, बट कैपेबिलिटी पॉवर्टी के अंदर तो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं आ सकता. तो ये भी क्या होगा? गलत होगा. अब देख लेते हैं ऑप्शन क्या है. 1 2 1 2 3. अब देखो इन दोनों में कंफ्यूज हो गया. 1 2 है, 1 2 3 है. तो इसका आंसर एक्चुअल में 1 और 2 है. ठीक है. CPM जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1995 में. किसके अंदर पे? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में. कब इंट्रोड्यूस किया गया था इसको? 1995 में. ये 3 इंडिकेटर्स के अंदर पॉवर्टी को क्या करता है? मेजर करता है. पहला होता है चाइल्ड माइल न्यूट्रिशन, दूसरा होता है फीमेल इलिटरेसी, तीसरा % ऑफ पॉपुलेशन विदाउट एक्सेस टू सेफ वाटर, प्लस % ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 हु आर अंडर वेट. ठीक है. तो इन तीनों के ऊपर इस क्या कर रहा होता है? ये मेजर कर रहा होता है CPM. नेक्स्ट, मतलब इसको ना कहीं पे तुम लोग तीनों इंडिकेटर लिख लेना CPM के ऊपर, मतलब ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ था. नेक्स्ट देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द टॉप 10 प्रिंसिपल कमोडिटीज ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट ड्यूरिंग अप्रैल सितंबर 24 और 25. इसके अंदर में कौन कौन नहीं है? नॉट वन ऑफ द अमंग देम. पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, अब तो समझना हम बाहर भेज रहे हैं. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ये तो हम बाहर नहीं भेजेंगे
क्योंकि ये सॉरी कहाँ गया, इंडियाज एक्सपोर्ट कमोडिटी, एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, एक आयरन स्टील है, एक बासमती राइस है और मोर वन ऑफ द वो है। तो इसका आंसर है बासमती राइस, ऑफिशियल आंसर की में दिया हुआ है। इट इज़ नॉट वन ऑफ द 10 प्रिंसिपल एक्सपोर्ट कमोडिटीज इन अप्रैल सितंबर 2024। अब अप्रैल सितंबर 2024-5 में क्या क्या इंक्लूडेड था, कौन सा टॉप 10 था? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, gems and jewelries, electric goods, chemicals, pharmaceuticals, iron and steel and textile. Basmati rice was not one of the top 10 major exports, ठीक है। देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियाज स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, ये 4 स्टेटमेंट दिए, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ ट्री कवर ऑफ द कंट्री इज 15% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। तो ये देखो, ये फैक्चुअल क्वेश्चन याद होना चाहिए, ये गलत है, ठीक है। ये एक्चुअल में 25% के अराउंड है, 25.17% है। नेक्स्ट है टॉप 3 स्टेट्स हैविंग लार्जेस्ट रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया, झारखंड, अंडमान निकोबार एंड मणिपुर। तो ये भी गलत है। टॉप 3 स्टेट्स ये हैं, टॉप 3 स्टेट्स है MP, अरुणाचल प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। ये 3 स्टेट है, ना कि अंडमान निकोबार और मणिपुर। द मैक्सिमम ट्री कवर हैज बीन फाउंड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र फॉलोड बाय राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। दिस इज करेक्ट। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ट्री कवर है महाराष्ट्र में, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश में, तो दिस इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब ये भी याद कर लो कि जो फॉरेस्ट सर्वे होता है वो कौन लेके आता है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट कौन लेके आता है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट सर्वे लेके आता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। और ये किसके अंदर आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट में क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसको सबको ना लिख लेना कि टॉप 3 स्टेट्स कौन कौन से हैं जिनका फॉरेस्ट ज़्यादा होता है, परसेंटेज फॉरेस्ट कवर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय। टॉप स्टेट्स फॉरेस्ट कवर, एब्सोल्यूट फॉरेस्ट कवर कहाँ पे ज़्यादा है, MP, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो ये सब चीज़ें ना याद नहीं चाहिए कौन कौन से टॉप 3 स्टेट्स हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैड ग्रेटर शेयर देन इंडिया इन द ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट इन कंट्री, किसका शेयर सबसे ज़्यादा है, तो आयरलैंड का शेयर सबसे ज़्यादा है। आयरलैंड हैज़ अ हायर सर्विस एक्सपोर्ट शेयर देन इंडिया। सर्विस सेक्टर की बात हो रही है, तो इंडिया से ज़्यादा किसका इन सब में, आयरलैंड का। तो आयरलैंड इज द करेक्ट आंसर। इंडिया का जो ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट है 2023 में, वो आयरलैंड से कम है। हाँ यस, कम है, सही है। हाँ, तो आयरलैंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, नॉट करेक्ट अबाउट यूविन पोर्टल ऑफ मिनिस्ट्री हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब तो यूविन पोर्टल क्या है, यूविन पोर्टल इज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ये लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया था, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव था डिजिटाइज करना इंडिया का रूटीन इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड्स, BCG हो गया, पोलियो हो गया, DPT हो गया, मीजल्स हो गया, एक्सेट्रा। और ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंदर में आता है। अब इसको देख लेते हैं। इट प्रोवाइड्स QR बेस्ड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स, यस करेक्ट है ये। इट फैसिलिटेट, देखो अगर आपने पढ़ा है यूविन पोर्टल के बारे में तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। ये स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स का भी एक वीडियो बना हुआ है चैनल पे, तो गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ोगे तो ये उसमें सब कवर हो जाएगा। इट फैसिलिटेट द क्रिएशन ऑफ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट फॉर पेरेंट्स चिल्ड्रन, यस, क्योंकि ये आयुष्मान भारत डिजिटल अकाउंट इकोसिस्टम के अंदर में आता है। द पोर्टल इज एक्सेसिबल इन 11 रीजनल लैंग्वेजेस, यस, इट इज़ अवेलेबल इन 10 लैंग्वेजेस प्लस हिंदी, तो 11 रीजनल लैंग्वेजेस में ये है। तो इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट, बेसिकली इसका आंसर डी होगा, क्योंकि नन ऑफ देम इज, एवरीथिंग इज करेक्ट, नन ऑफ देम इज नॉट करेक्ट, तो दैट इज द आंसर इज डी। Which organization jointly developed the National Urban Innovation Stack Digital Blueprint with the Ministry of Housing and Urban Affairs? तो अब समझो कि नेशनल अर्बन इनोवेशन स्टैक क्या होता है। ये एक डिजिटल फ्रेमवर्क है जो इंडियन सिटीज़ को डेटा ड्रिवन बनाता है, टेक्नोलॉजी इनेबल और सिटीजन सेंट्रिक, ठीक है। ये बनाया गया है। ये इंडिया स्टैक बना के प्रिंसिपल पे काम करेगा। ओपन API है, इंटरऑपरेबिलिटी है, स्केलेबिलिटी, ये सब जब तुम लोग ये पर्टिकुलर स्कीम्स पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। ये किसके साथ बनाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स प्लस और कौन सी मिनिस्ट्री है, तो ये NI नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के साथ मिलके मिनिस्ट्री को ईजी था। नेशनल अर्बन इनोवेशन स्टैक है तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के साथ ही मिलकर बनाया गया, ठीक है। तो आंसर इज, प्लीज पीछे कुत्ते भौंक रहे हैं, इग्नोर दैट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के साथ मिलकर बनाया, ठीक है। विच स्टेट हैज द हाईएस्ट कंस्ट्रक्टेड रोड लेंथ अंदर भारतमाला परियोजना एज ऑफ 31 अक्टूबर 2024? किस स्टेट में सबसे ज्यादा रोड कंस्ट्रक्ट हुई है अंडर दिस स्कीम?
दिस इज राजस्थान। राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा रोड कंस्ट्रक्ट हुई, कितनी रोड कंस्ट्रक्ट हुई? 2241 किलोमीटर, हाईएस्ट इन द कंट्री। भारतमाला परियोजना के बारे में पढ़ सकते हो कि टोटल इनका टारगेट था 34,800 किलोमीटर रोड बनाने का। इनका अप्रूव्ड आउटले था 10 लाख करोड़, अराउंड 10.64 लाख करोड़ तक का। लार्जेस्ट रोड सेक्टर स्कीम एवर है ये, ठीक है। नेक्स्ट, बिफोर द लॉन्च ऑफ किसान ऋण पोर्टल, देखो स्कीम्स पे कितने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, मतलब स्कीम इंपॉर्टेंट है बिहार के एग्जाम में। तो जो गवर्नमेंट स्कीम्स वाला वीडियो है ना, जिसमें एमसीक्यू से कराया जा रहा है कि कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो जाके कर लो अभी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी स्कीम्स है, मतलब अगर 20-25 स्कीम्स भी तुमने याद किया और उसमें से 2-3 क्वेश्चन भी फंस जाता है, तो यू आर स्टिल ऑन अ प्रॉफिट साइड, मतलब तुम्हें आराम से 2-3 क्वेश्चन तो तुम सही कर सकते हो। Before the launch of Kisan Rin portal, farmers used to submit manual claims under the Interest Subvention and Prompt Repayment Incentive Scheme to which of the following institution? किस institution के अंदर में वो लोग ये क्या करते हैं, सबमिट कर रहे होते थे? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर्स वेलफेयर एंड नाबार्ड, ये इसका कई आंसर है। ये फैक्चुअल पोर्टल है, मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन था। किसान ऋण पोर्टल के बारे में पढ़ सकते हो, 2023 में इसको पीएम मोदी ने लॉन्च किया था। किसान ऋण पोर्टल क्या करता है? बेसिकली इंटीग्रेट करता है फार्मर्स का जो डेटा है, लैंड रिकॉर्ड्स, लोन एलिजिबिलिटी, इंटरेस्ट सबमिशन, ये सब क्या होता है, ऑटोमेटिकली उसको सब क्या कर रहा होता है, इंटीग्रेट कर रहा होता है। उसी के लिए किसान ऋण पोर्टल बनाया गया था। किस मिनिस्ट्री के अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड नाबार्ड। नेक्स्ट, इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में ये क्वेश्चन है, देख लेते हैं एक। इंक्रीज टू अराउंड $640 बिलियन एज ऑफ एंड ऑफ द दिसंबर, या हो सकता है इतना फॉरेन रिजर्व हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट सही हो सकता है। आर 7th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ये भी हो सकता है बट इसमें डाउट है, इतना पीछे कैसे होंगे हम। डिक्रीज कॉस्ट बाय बीओपी डेफिसिट ऑफ अराउंड $24 बिलियन इन 2024, मतलब इसमें भी ये देखो फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये भी याद होना चाहिए, याद नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर एक्चुअली में मोर देन अबव था ऑफिशियल आंसर की में। हम 7th नहीं है, हम 4th है। ये एक्चुअल में करेक्ट डेटा है, 640.3 बिलियन तक का था, और ये सही डेटा है 24 बिलियन, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो मोर देन वन ऑफ द अबव इसका आंसर था। As per NFHS data, which of the following state recorded less than 6% of the population as multidimensionally poor in 2019 and 2020? किस स्टेट में 6% से कम मल्टी डायमेंशनली पुअर लोग थे? तो अब इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बेसिकली मोर देन वन ऑफ द वो। जम्मू कश्मीर में भी था 6% से लेस, बहुत लो था। हिमाचल प्रदेश में भी था 6% से लेस। यूपी में हाई था 37.8%। तो वहाँ पे पॉवर्टी ज़्यादा है, बेसिकली मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, तो इसलिए इसका आंसर था क्या? मोर देन वन ऑफ द अबव। एमपीआई वगैरह में बारे में पता होना चाहिए आपको कि एमपीआई किस किस बेसिस पे मेजर होता है, कौन से 3 डायमेंशंस होते हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स, 10 इंडिकेटर्स होते हैं। तो कौन से टॉप स्टेट्स हैं, कौन से लोवेस्ट स्टेट है हाईएस्ट पॉवर्टी, तो जो लोवेस्ट पॉवर्टी के साथ कौन से? गोवा, केरला, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड पंजाब। हाईएस्ट पॉवर्टी के साथ क्या है? बिहार, झारखंड, यूपी, टॉप ऑफ द लिस्ट है, ठीक है। बिहार का एमपीआई परफॉर्मेंस पुअर है, ठीक है, ये याद रहना चाहिए क्योंकि बिहार के एग्जाम के बारे में हम तैयारी कर रहे हैं। अराउंड 29, इंडिया का जो ओवरऑल एमपीआई पॉवर्टी है वो अराउंड 29% है, ठीक है, ओवरऑल इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द लिस्ट है। पैट, परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड, तो कब इंट्रोड्यूस किया गया था ये स्कीम? मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स, द लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट इनिशिएटिव, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। तो ये देख लेते हैं। पैट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। पैट क्यों है? एम्स टू रिड्यूस एमिशन इन एनर्जी इंडस्ट्री, तो 2 होगा। बी, मैंग्रोव इनिशिएटिव जो था वो आया था, इंट्रोड्यूस किया गया था यूनियन बजट 2023-24 में। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट लाइफ इनिशिएटिव जो है वो था लॉन्च COP 2026 में लॉन्च किया गया था, ग्लासगो इन नवंबर 2021। नेशनल क्लीन एयर लॉन्च इन 2019 एज ए नेशनल लेवल स्ट्रेटजी, तो ये याद कर सकते हो आप। स्कीम्स पता है तो आप इजिली बना लोगे। अकॉर्डिंग टू द एनुअल PLFS रिपोर्ट देयर इज अ ग्रेटर, इन सब के बारे में ना आप इंडिविजुअली पढ़ सकते हो इस क्वेश्चन में कि जो पैट है वो किसके अंदर था, तो ये नेशनल मिशन ऑन इनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी स्कीम के अंदर था। जो मैंग्रोव इनिशिएटिव था, मिष्टी इनिशिएटिव जो था, ये लॉन्च किया गया था यूनियन बजट 2023-24 में यहाँ पे, और इसका इम्प्लीमेंट किया गया 23 से 28 के बीच में। ये एम्स आके जितने भी
अप्रॉक्सीमेटली 540 स्क्वायर किलोमीटर्स के मैंग्रोव को क्या करना था, अपने को रिस्टोर करना था। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट लॉन्च किया था पीएम मोदी ने कॉप COP26 में ग्लासगो में, और एनवायरमेंटली कंसाइज लाइफ साइकिल चॉइसेस को ये प्रमोट करने के लिए किया गया था ऑन एन इंडिविजुअल लेवल। एंड लास्ट है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ये भी जो है ये नेशनल लेवल था, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में हुआ था। ये इंडिया का फर्स्ट नेशनल लेवल एयर क्वालिटी स्ट्रैटेजी था, तो NCAP भी इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू एनुअल PLFS 23-24 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये 4 स्टेटमेंट दिया है। There is a greater increase in labor force participation rate of rural females as compared to urban females since 21 to 22। ये फैक्चुअली करेक्ट है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है कि अराउंड जो रूरल है वो 36%, 36.6% से इन्होंने राइज किया है अराउंड 47.6%, और अर्बन वुमेन का जो है पार्टिसिपेशन वो लोअर है, मतलब वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। रादर जो कि गांव वाली महिलाएं हैं वो ज़्यादा, उनका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है वो जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। अमंग 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज 90% स्टेट्स हैव अ वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बिलो द नेशनल एवरेज 43.7%। ये एक्चुअल फिगर नहीं है, 36 स्टेट्स नहीं, 19 स्टेट्स हैं जिनका बिलो एवरेज है। शेयर ऑफ फीमेल वर्कर्स इन एग्रीकल्चर हैज़ डिक्रीज सिग्निफिकेंटली, ये भी गलत है, एक्चुअली इंक्रीज किया है फीमेल वर्कर्स का शेयर इन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द आउटकम ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी। इनमें से कौन सा नहीं है इसका पर्टिकुलर का पार्ट, तो अटल इनोवेशन मिशन इज नॉट द पार्ट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन इज एन आउटकम, ठीक है। रिसर्च एंड इनोवेशन एक्सलेंस फ्रेमवर्क, इट इज ऑल्सो एन output of science and technology and innovation policy, but Atal Innovation Mission is not the part of that. It is actually launched by नीति आयोग, और ये इस पर्टिकुलर स्कीम जो 2022 में आया था, बट अटल इनोवेशन मिशन कब आया था, ये 2016 में आ गया, तो ये एक्चुअली प्रीडेट्स करता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेयर ऑफ MSME सेक्टर है इन कंट्रीज ग्रॉस वैल्यू एडेड हैज इंक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस, तो 30.3 से 35.6% तक हो गया है। ये इसका सही आंसर है, फैक्चुअल डेटा है, याद रहा तो बना सकते हो, नहीं याद रहा तो ये क्वेश्चन तुमको छोड़ना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज करेक्ट रिगार्डिंग इंडियन सीमेंट इंडस्ट्री। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। 87% ऑफ इंडिया सीमेंट इंडस्ट्री इज कंसंट्रेटेड इन अ फ्यू मेजर स्टेट्स लाइक राजस्थान, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, ये करेक्ट है। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट इन द वर्ल्ड, नहीं, लार्जेस्ट नहीं है, ये सेकेंड लार्जेस्ट है। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है, चाइना इज द लार्जेस्ट in producing cement. Most recent plants in India are located far from raw material source and near to the ports and for the support of exports। नहीं, ये गलत है। मोस्टली जो है वो नियर टू द लाइमस्टोन डिपॉजिट्स के पास रहता है ताकि ज़्यादा इजी पड़े रॉ मटेरियल के नियर पे। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, कौन सा सही है, पहला बस सही है, तो 1। नेक्स्ट, विच इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिहार मिशन दक्ष। बिहार में जो मिशन दक्ष है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका करेक्ट आंसर है पर्सनलाइज्ड मेंटरिंग फॉर लैगिंग स्टूडेंट्स टू रीच ग्रेड लेवल कॉम्पिटेंसी। इसका फुल फॉर्म जो है दक्ष का है वो डायनेमिक अप्रोच फॉर नॉलेज एंड स्किल्स, डायनेमिक अप्रोच फॉर नॉलेज एंड स्किल। ये लॉन्च किया था बिहार के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, 2023 में लॉन्च हुआ था ये, और ये इसका मिशन था कि पर्सनलाइज मेंटरिंग देंगे जो स्टूडेंट लैक कर रहे हैं टू रीच ग्रेड लेवल कॉम्पिटेंसी। हर स्टूडेंट को, मतलब बेसिकली स्कीम के अंदर था कि हर एक टीचर जो होगा मेंटोर होगा, उनके बैच में 5 मैक्सिमम बच्चे होंगे जो स्कूल आवर्स के बाद वो उनको क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। फोकस सब्जेक्ट्स होंगे हिंदी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, फाउंडेशन, लिटरेसी और न्यूमरेसी को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कंपोनेंट्स अंडर युवा फ्रेमवर्क ऑफ बिहार स्टार्टअप पॉलिसी। कौन सा नहीं है, तो वाइब्रेंसी इन एजुकेशन सिस्टम हो सकता है, रेगुलेटरी इनेबल्स फॉर सपोर्ट ये भी हो सकता है, इंटरनेशनल मार्केट एक्सपेंशन स्कीम ये इसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है, ये गलत है एक्चुअल में। तो इसका आंसर होगा मोर देन वन ऑफ द अबो। युवा का फुल फॉर्म याद कर लेना, युवा से वाई से क्या आता है, यस टू स्टार्टअप्स, यू से क्या होता है अनलीश रेगुलेटरी इनेबल्स फॉर सपोर्टिंग स्टार्टअप, बी से आता है वाइब्रेंसी इन एजुकेशन सिस्टम टू एनकरेज स्टार्टअप, एंड ए से आता है एक्सेलरेट इन फंडिंग एंड इंसेंटिव। तो वाइब्रेंसी आ गया, रेगुलेटरी इनेबल्स फॉर सपोर्ट भी आ गया, इंटरनेशनल मार्केट एक्सपेंशन स्कीम नहीं है उसके अंदर, इसका फुल फॉर्म भी याद रहता तो भी यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट
इज आर करेक्ट अबाउट बिहार इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इन 2023 एंड 2024। बिहार पर कैपिटा जीएसडीपी, देखो इसके लिए भी एक वीडियो है, ठीक है, बिहार की इकोनॉमी पे, बिहार के बजट पे आएगा। देखो बिहार के बजट से डेटा लेके क्वेश्चन पूछ देता है, तो बिहार का बजट वाला लाइक 40 क्वेश्चन का एक वीडियो है, वो भी देख लोगे चैनल पे। उसमें क्या है कि बिहार से रिलेटेड जो भी डेटा और फैक्ट्स है वो बताए हुए हैं। तो बिहार का पर कैपिटा जो है जीएसडीपी एट करेंट प्राइजेस इंक्रीज हुआ 12.8 12.8 से 2023 ओवर द प्रीवियस ईयर। ये सही है, फैक्चुअली ये करेक्ट है। बिहार इकोनॉमिक सर्वे पढ़ो तो पढ़ते तो अब देखो ये पुराना डेटा तो नहीं आएगा, अब नया डेटा आएगा जो इस बार का बजट था, तो वो पढ़ के जाना है। ये पुराने डेटा से है। द एस्टिमेटेड शेयर ऑफ टर्शरी सेक्टर इन बिहार इज कॉन्स्टेंट 58.6%, ये भी सही है। नेक्स्ट है द ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन फॉर्म 4.6 ऑफ जीएसडीपी एट करंट प्राइसेस इन 23-24, ये भी सही है। तो मोर देन वन ऑफ द वे इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका मैं फैक्ट्स नहीं बता रही हूँ क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो पुराना साल का एग्जाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्रपोर्शन ऑफ यंग पॉपुलेशन विच इज 0 to 19 इन बिहार इज प्रोजेक्टेड टू डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली बाय 2014। ये गलत है। जो बिहार का जो यंग पॉपुलेशन, जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है, वो इतनी जल्दी नीचे नहीं होगा, ठीक है, वो बढ़ेगा ही। तो ये एक्चुअली में गलत है स्टेटमेंट है। बिहार डेमोग्राफिक डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू पीक अराउंड 2041, तो ऑब्वियसली जब 2041 तक डिक्लाइन नहीं करेगा तो क्या करेगा, बढ़ेगा ही। तो ये गलत स्टेटमेंट है, ये क्या हो जाएगा, सही स्टेटमेंट। एल्डरली पॉपुलेशन इन बिहार इज एक्सपेक्टेड टू राइज मोर शार्पली देन इन इंडिया, यस ये सही है। 2 and 3 इज करेक्ट, तो सी आंसर इज करेक्ट। देख लेते हैं बिहार जो है उसका फर्टिलिटी रेट जो है वो हाईएस्ट है, उसका टीएफआर बिहार का अराउंड 3.0% तक है, वेल अबाउट द रिप्लेसमेंट रेट, मतलब 2.1 जो इंडिया का रिप्लेसमेंट रेट है उससे ऊपर है। मतलब जो इनका डेमोग्राफिक डिविडेंड होगा वो डिक्लाइन नहीं करेगा, वो बढ़ेगा ही। तो 2041 जो है वो प्रोजेक्टेड पीक है बिहार का डेमोग्राफिक डिविडेंड का। तो ये क्रिटिकल है कि बिहार का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका प्रोजेक्टेड पीक क्या है, तो 2041 इज द ईयर। इसीलिए ये देखो ऑप्शन में भी दिया हुआ है कि कहीं आपने करंट अफेयर में पढ़ा हो तो आप इसको गलत तुक्का मारने की कोशिश करें तो आप गलत करते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द PLFS 2030 2023 एंड 24, देखो PLFS पे सेम पेपर में 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अमंग वुमेन इन बिहार, मोस्ट वुमेन आर एम्प्लॉयड इन फॉर्मल रेगुलर वेज जॉब, गलत, ये सही नहीं है। द मेजॉरिटी ऑफ वुमेन आर सेल्फ एम्प्लॉयड ऑफन सर्विंग एज हेल्पर्स इन हाउस होल्ड एंटरप्राइजेस, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। मेजॉरिटी ऑफ वुमेन वर इंगेज इन सेकेंडरी सेक्टर, ये गलत है। मोस्टली जो वुमेन होती है वहाँ पे वो प्राइमरी सेक्टर में इंगेज है, तो ओनली बी आंसर इज करेक्ट। बिहार की जो वुमेन का एम्प्लॉयमेंट है वो ओवरवे में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में है, ठीक है, एज अनपेड फैमिली वर्कर्स, मतलब घर का ही खेत है तो वहीं पर काम कर रहे हैं, तो प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा है। सेल्फ एम्प्लॉयड है, हाउस होल्ड एंटरप्राइजेस, मतलब किसी के दूसरे के घर में जाके हाउस होल्ड हेल्पर्स जो होते हैं उनमें वैसा काम कर रहे होते हैं, तो प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा है और फॉर्मल सेक्टर में नहीं है। नेक्स्ट, द पावर टू रिक्रूट द सेक्रेटरियल स्टाफ फॉर हाउस ऑफ पीपल इज वेस्टेड इन, हाउस ऑफ पीपल मतलब व्हाट, लोकसभा। तो लोकसभा का सेक्रेटरियल स्टाफ, उसके पावर किसके पास है रिक्रूट करने का, किसके पास है, प्रेसिडेंट, आफ्टर द कंसल्टेशन विद द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, जो स्पीकर होगा उससे कंसल्ट करके प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। फैक्चुअल क्वेश्चन है। आर्टिकल 98 जो है वो सेक्रेटरियल स्टाफ के बारे में डील करता है, किसका, आर्टिकल 98। आर्टिकल 98(1) जो है वो कहता है, आर्टिकल 98(1) जो है वो कहता है कि हर हाउस, मतलब चाहे वो लोकसभा राज्यसभा, सबका एक सेपरेट पर्सनल सेक्रेटरियल स्टाफ होना चाहिए। आर्टिकल 98(3) बोलता है कि प्रेसिडेंट में आफ्टर द कंसल्टेशन विद स्पीकर, और राज्यसभा है तो उसके लिए चेयरमैन, वो रेगुलेशंस बना सकते हैं रिक्रूट करने के लिए, और सर्विस कंडीशन जो होंगी वो पार्लियामेंट सेक्रेटरी स्टाफ की कर सकते हैं। तो ये इसका फैक्चुअल डेटा था। नेक्स्ट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल, देखो ये सब स्टैटिक है, पॉलिटी पढ़ा है तो आपको सब बनने का, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ही गिव्स एडवाइस टू प्रेसिडेंट ऑन लीगल मैटर, यस ऑब्वियसली अटॉर्नी जनरल होती क्यों है। इज नॉट एंटाइटल्ड ऑफ ऑडियंस एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट, गलत। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कंट्री के सारे कोर्ट में इनको ऑडियंस है, कहीं भी जाके बैठ सकते हैं किसी भी केस में, ठीक है। कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये भी गलत है। ये सारे उसमें अटेंड भी कर सकते हैं और पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। इज अ होल टाइम काउंसिल फॉर द गवर्नमेंट, नो इट इज नॉट द होल टाइम काउंसिल, ही कैन टेक प्राइवेट लीगल वर्क बट कैन नॉट एडवाइज एंड होल्ड ब्रीफ अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये गलत है। अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ लेना। अटॉर्नी जनरल कौन से एक्ट में आता है,
अटॉर्नी जनरल की बात की गई है आर्टिकल 76 के अंदर में बात की गई है। इनको अपॉइंट कौन करता है? इसको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। और क्वालिफिकेशंस क्या होता है? मस्ट बी अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और ये होल्ड करते हैं ऑफिस अकॉर्डिंग टू द ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट इनका रेम्यूनरेशन डिसाइड करते हैं। राइट ऑफ ऑडियंस इनको ऑल कोर्ट में होता है, अभी अपने ऊपर पढ़ लिया। ये दोनों हाउसेस में अटेंड भी कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स belonging to different list of constitution of India, which of the following subject belongs to concurrent league? concurrent मतलब जिसपे स्टेट भी बोल सकता है और सेंटर के पास भी होता है। तो प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, यस दिस इज इन कॉन्करेंट लिस्ट। इनकम ऑन एग्रीकल्चर, देखो एग्रीकल्चर किस में आता है? स्टेट लिस्ट में आता है, तो स्टेट लिस्ट के अंदर में है। टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन और सेफ, ये भी स्टेट लिस्ट में आता है, दिस इज ऑल्सो अंडर स्टेट लिस्ट। एंड प्राइस कंट्रोल, दिस इज कॉन्करेंट। तो 1 and 4, तो 1 and 4 इज दिस, तो आंसर इज 1 and 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल डू नॉट फॉलो गांधीयन प्रिंसिपल? देखो डीपीएसपी पढ़ा है तो ये पता ही होगा कौन कौन सा गांधीयन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, दिस इज गांधीयन प्रिंसिपल, तो दिस इज करेक्ट। कॉमन सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड की बात की है गांधी जी ने? आई डोंट रिमेंबर, तो ये डाउटफुल है। प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, यस दिस इज करेक्ट। राइट टू वर्क, इसके बारे में बात की नहीं, तो आई थिंक 2 and 4 विल बी द आंसर, तो 2 and 4 इज द आंसर। अब देख ले गांधीयन प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, यस गांधी जी ने बात की है। कॉटेज इंडस्ट्री, यस गांधी जी ने बात की, कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में। प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी आता, तो यस कोऑपरेटिव सोसाइटी की भी गांधी जी ने बात की है। और एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड वीकर सेक्शन, इसकी बात की है, हाँ इसकी भी बात की है। प्रोहिबिशन ऑफ intoxicating drinks and drugs, article 47, this is also Gandhian principle। article 48 बात करता है organization of agriculture and animal industry, that is also Gandhian principle। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये भी याद कर लेना, डीपीएसपी को डीपीएसपी जो है उसके अंदर 3 आता है सोशलिस्ट, उसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? लाइक 38, 39, 39A, 41, 42, 43, ये सब सोशलिस्ट के अंदर आते हैं। देन आता है गांधीयन 40, 43, 43B, 46, 47, 48, याद होना चाहिए, ये याद रहेगा तो इजी बन जाएगा। विलेज आता है, रिपब्लिक, सेल्फ रिलायंस, प्रोहिबिशन, ये सब। एंड लास्ट आता है लिबरल इंटेलेक्चुअल, इसके अंदर आता है 44, 45 लाइक UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इन्वायरमेंट, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? फॉर्म्स ऑफ ओथ शेड्यूल के बारे में बेसिकली बात किया है, तो शेड्यूल के अंदर क्या क्या आता है? फॉर्म्स ऑफ ओथ जो आता है वो 3rd शेड्यूल के अंदर है, ये करेक्ट है। देखो लाइन से शेड्यूल याद कर लो ना, 1st, 2nd, 3rd, 4th से आगे तक तो याद रहेगा। अलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये भी सही है, ये 4th शेड्यूल में आता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया 6th शेड्यूल, ये गलत है। 5th शेड्यूल एरिया जो है उसकी बात 5th शेड्यूल में की गई है, ठीक है। और 6th शेड्यूल में ट्राइबल्स की बात की गई है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, दैट इज वाई दिस इज रॉन्ग। यूनियन लिस्ट ये आता है 7th शेड्यूल में, दिस इज करेक्ट। लाइन से याद कर लो, ठीक है, कि लाइक फर्स्ट शेड्यूल में क्या आता है? स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। 2nd शेड्यूल में आता है सैलरीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज लाइक प्रेसिडेंट, गवर्नर, जजेस। 3rd शेड्यूल में आता है फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशंस। 4th शेड्यूल में आता है एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट्स। 5th में आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स। एंड 6th में आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन नॉर्थ इंडिया लाइक असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। 7th में 3 लिस्ट, ऑब्वियसली 7th शेड्यूल की हम बात करते हैं यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। 8th शेड्यूल में अपन बात करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस की, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। एंड 9th शेड्यूल में बात करते हैं लॉज प्रोटेक्टेड फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। 10th शेड्यूल में बात करते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ की। 11th शेड्यूल में बात की गई है पंचायती राज की। एंड 12th शेड्यूल में बात की गई है म्यूनिसिपल काउंसिल की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट। पहला स्टेटमेंट है मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट आर फॉर्म्ड बाय PM विद द कंसल्टेशन ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरीज, गलत। देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल रिक्वायरमेंट कि PM को कंसल्ट करना पड़ेगा कैबिनेट सेक्रेटरी से, तो ये तो गलत हो गया। एवरी मिनिस्टर इज एलोकेटेड मिनिस्ट्री बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये सही है, ठीक है, कि सब चीज़ें जो होगा वो प्रेसिडेंट देगा ऑन द एडवाइस ऑफ PM एंड इट्स काउंसिल, ये आर्टिकल 77 में है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज ट्रू अबाउट प्रोसीडिंग्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर? एडवोकेट जनरल हैज राइट टू वोट, ये गलत स्टेटमेंट है। आर्टिकल 177 में लिखा है कि एडवोकेट जनरल जो है वो बोल सकता है बट पार्टिसिपेट भी कर सकता है, बट वोट का राइट नहीं है, ठीक है।
कौन सा आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 177 में। बिजनेस इन द लेजिस्लेचर शेल बी ट्रांसैक्टेड ओनली इन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट और इन हिंदी और इन इंग्लिश, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट, इट कैन डिस्कस द कंडक्ट ऑफ एनी जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑल्सो, नहीं। जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस इन स्टेट लेजिस्लेचर एक्सेप्ट इन कनेक्शन विद अ मोशन फॉर रिमूवल, ठीक है। अगर रिमूवल मोशन है उसी में आप डिस्कस करते हो, अदरवाइज उन्होंने क्या बोला है, क्या डिसीजन सुना है, उसके बारे में डिस्कशन नहीं हो सकता है। वैलिडिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स शेल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी एलिग्ड इरेगुलरिटी, ये भी गलत है, ठीक है। आर्टिकल 212 में बोला गया है, ठीक है, states validity for proceedings shall not be called into question on grounds of alleged irregularity of procedure, उनको हम क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। The Constitution of India provides for reasonable restriction on fundamental rights, but reasonableness must keep in mind that रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कब कब आते हैं फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है। इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक इज सेफगार्डेड, यस दिस इज करेक्ट, ऑब्वियसली हम हमेशा जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट की बात करेंगे। प्रिवेलिंग सोशल वैल्यू एंड सोशल मीडिया आर नॉट बार, रॉन्ग है ये, ठीक है। प्रिवेलिंग सोशल वैल्यू नीड्स आर इरेलेवेंट कंसिडरेशन दैट कोर्ट्स एग्जामिन, दे आर नॉट इरेलेवेंट और बार्ड फ्रॉम कंसिडरेशन, मतलब उनको इरेलेवेंट नहीं बोला गया है, तो ये करेक्ट है, गलत है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कैन बी बाईपास, नो दैट कैन नॉट बी बाईपास, भाई ये तो एकदम ही एक्स्ट्रा स्टेटमेंट है। कलेक्टिव गुड इज नॉट ग्रेटर, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली वन इज करेक्ट। Who among the following determines the qualification which shall be requisite for appointment as member of finance commission? इसका who determines the members qualification? तो कौन डिटरमाइन करता है? पार्लियामेंट भाई, पार्लियामेंट में लिखा है कि फाइनेंस जो कमीशन है उसका जो अपॉइंटमेंट होगा उसको कैसे कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो इसका आंसर है पार्लियामेंट बाय एक्ट। पार्लियामेंट बाय लॉ डिटरमाइंस द क्वालिफिकेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन मेंबर्स अलाउइंग फ्लेक्सिबिलिटी इन लेजिस्लेटिव ओवरसाइट। फाइनेंस कमीशन किस में बात होता है? इसको बता दो कौन से एक्ट में आता है फाइनेंस कमीशन, इसको कमेंट सेक्शन में बताना कौन से एक्ट से आता है, मतलब ये तो बहुत इजी है, याद ही होना चाहिए फाइनेंस कमीशन कौन सा होता है और कौन उसको कॉन्स्टिट्यूट करता है, कितने साल में कॉन्स्टिट्यूट होता है, क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं उसके और कितने मेंबर्स होते हैं और सबसे लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन कौन सा आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, द समनिंग ऑफ हाउस मीन्स कॉन्वोकेशन, ठीक है, हाउस को जब समन किया जाता है तो उसको कॉन्वोकेशन बोलते हैं, जिसमें हम लोग मेंबर्स को बुलाते हैं मिलने के लिए। प्रोरोगेशन एंड्स अ सेशन, दिस इज ऑल्सो ट्रू, प्रोरोगेशन अगर होता है तो जो सेशन को क्या करता है? टर्मिनेट्स कर देता है। डिसोल्यूशन टर्मिनेट्स अ हाउस, दैट इज ऑल्सो ट्रू, डिसोल्यूशन अगर पास होता है तो हाउस एग्जिस्ट होना बंद हो सकता है। अप्लीकेबल ओनली टू लोकसभा एंड विधानसभा, नॉट इन राज्यसभा विच इज परमानेंट। नेक्स्ट, प्रोरोगेशन ऑफ अ सेशन कैन बी अफेक्टेड बाय द लीडर ऑफ द हाउस अलोन, दिस इज रॉन्ग। प्रोरोगेशन का जो पावर है वो सिर्फ किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास, उसको हाउस का लीडर नहीं कर सकता है, ठीक है, नॉट द लीडर ऑफ द हाउस, तो ये सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये करेक्ट है, नॉट ट्रू पूछा है, अच्छा तो इसमें नॉट ट्रू कौन सा है? 4 ओनली, तो ओनली 4 इज नॉट ट्रू। देखो नॉट ट्रू और ट्रू भी देखना है ना, अभी मैं ट्रू देख रही थी तो मैं उसके हिसाब से ऑप्शन सोच रही थी। अब इसमें सब सारे चीज़ों का मतलब समझ रहे हैं। समनिंग क्या होता है? जिसमें हम मेंबर्स को बुलाते हैं मीट करने के लिए, विच इज अंडर आर्टिकल 85। प्रेसिडेंट मिलाता है, प्रेसिडेंट ही समन करता है। प्रोरोगेशन, ये प्रोरोगेशन जो होता है वो फॉर्मल एंड होता है सेशन का, ये भी प्रेसिडेंट ही करता है। एडजर्नमेंट जो होता है वो टेम्परेरी सस्पेंशन होता है, ठीक है। और डिसोल्यूशन जो होता है वो हाउस को ही टर्मिनेट कर देता है। ये चारों वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज एम्पावर्ड टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत? कौन जो है पंचायत का फाइनेंशियल पोजीशन वो करेगा, रिव्यू करेगा? तो इसका चेयरमैन ऑफ ब्लॉक कमेटी, चीफ मिनिस्टर, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नर। ऑब्वियसली देखो, अगर पंचायत का रिव्यू करना है तो स्टेट का ही फाइनेंस कमीशन करेगा। स्टेट का फाइनेंस कमीशन कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? गवर्नर कॉन्स्टिट्यूट करता है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी। अब इसको याद करने की फाइनेंशियल पोजीशन पंचायत की जो स्टेट फाइनेंस कमिश्नर करेगा, कौन सा आर्टिकल होता है? आर्टिकल 243 होता है। और किस एक्ट के साथ बना था? या 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग पंचायत की बात कर रहे हैं। फाइनेंस कमीशन है तो हर 5 साल में आएगा, तो वो भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आत्मनिर्भर भारत स्कीम अनाउंस बाय द गवर्नर हेल्प्स इन इनहेंसिंग इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज एंड एक्सपोर्ट एक्सेस इंडस्ट्री, ये सही है, बहुत कॉमन स्टेटमेंट है, सही है। इंसेंटिवाइजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। हम लोग चाहते हैं कि फॉरेन कंट्रीज यहाँ पर आए और यहाँ पर प्रोडक्शन करें, तो बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। किसकी बात हो रही है? आत्मनिर्भर भारत स्कीम की बात हो रही है।
लॉन्च किया था कब? 2020 में लॉन्च हुआ था, ये पढ़ लेना, ड्यूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन। हम आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत करते हैं। 5 पिलर्स हैं इसके, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोग्राफी एंड डिमांड। तो ये सब पढ़ लेना। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ पंचायती राज? देखो कितने क्वेश्चन सिमिलर नहीं है, ऊपर में भी हम पंचायती राज और फाइनेंस कमीशन की बात की है, तो मतलब तुमने पंचायती राज 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पढ़ा था, तुम ये भी बन जाएगा। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ पंचायती राज? टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, हो सकता है, मतलब पंचायती राज का मेन ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता वो, पर हो सकता है। टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, या दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ पर्पस, बट टू इंक्रीज पीपल पॉलिटिकल अवेयरनेस, yes, to enable people to participate in development administration, this is correct। जहाँ पे पीपल पार्टिसिपेशन का बात होगा वहाँ उसको हम टिक कर देंगे, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन में ही बोलते हैं पीपल्स पार्टिसिपेशन की बात कर रहे होते हैं। ये सब उसकी बाई प्रोडक्ट है किसके? पंचायती राज के। पंचायती राज कब आया था? अब पंचायती राज में वो सब याद कर लेना कि कब आया था। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पंचायत के लिए, म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए हम कौन सी की बात करते हैं? 74th की बात करते हैं। DPSP का आर्टिकल 40 में आता है जिसमें हम पंचायत की बात कर रहे होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज ट्रू अबाउट सेंसर मोशन? सेंसर मोशन जो होता है वो क्या होता है? इट इज डिफरेंट फ्रॉम नो कॉन्फिडेंस मोशन, यस। इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम नो, देखो ये दोनों में से कोई एक ही सही हो सकता है, ठीक है, दिस इज करेक्ट। इट इज डिफरेंट फ्रॉम नो कॉन्फिडेंस मोशन। इट इज नॉट मैंडेटरी to mention the reason in this motion, this is wrong, it is mandatory। permission of the house is not essential to present it, गलत है। देखो censure motion क्या होता है? it is different than no confidence motion। बेसिकली दोनों मोशन में ये बोलते हैं कि हम गवर्नमेंट से डिससेटिस्फाई हैं, ठीक है, बट सेंसर मोशन क्या होता है? इज अ फॉर्मल डिसअप्रूवल विदाउट नेसेसरली कॉजिंग गवर्नमेंट टू फॉल। बट अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है तो उसके बाद गवर्नमेंट गिर जाती है, ठीक है, उसके बाद वो नहीं रहेगी। बट सेंसर मोशन से ये बताता है, डिससेटिस्फेक्शन बताता है कि डिसअप्रूवल होता है कि हमें गवर्नमेंट नहीं पसंद है। इट इज नॉट मैंडेटरी टू मेंशन नो, रीजन मस्ट बी मेंशन कि क्यों लाया जा रहा है, ठीक है, जबकि नो कॉन्फिडेंस मोशन में रीजन देने की जरूरत नहीं है। नो कॉन्फिडेंस मोशन में आप बिना रीजन के भी उसको क्या कर सकते हो? ला सकते हो। और हाउस का परमिशन जरूरी है, यस, इट रिक्वायर्स लीव ऑफ द हाउस नोटिस एक्सेप्ट करने के लिए, कि जब तक वो लोग नोटिस एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप आगे उसको नहीं बढ़ा सकते, मूव नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट फॉल्स विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ बोथ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट? कौन सा सब्जेक्ट है जो दोनों में आता है? तो डिस्प्यूट अमोंग स्टेट, नहीं, ये हाई कोर्ट को तो दे ही नहीं सकते ना, स्टेट्स के बीच में तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा। डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये भी ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट देखेगा। प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यस, ये दोनों में आ सकता है, ये हाई कोर्ट भी देख सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट भी देख सकती है, बिकॉज लास्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर आएगा, ठीक है। हाई कोर्ट के पास लिमिटेड पावर होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास कंप्लीट पावर होता है। आर्टिकल 32 के अंदर रिट जुरिसडिक्शन जो होता है, तो इशू रिट जुरिसडिक्शन जो होता है सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 32 है एंड हाई कोर्ट का आर्टिकल 226 है। वाइडर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। Which Indian leader for the first time used the safety wall theory to attack the moderates in the Congress? ये कौन थे? ये तो पढ़ा होगा आपने, मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट तो लाला लाजपत राय थे। सेफ्टी वॉल थ्योरी क्या होता है? ये ओरिजिनली प्रपोज किया गया था, जो ब्रिटिश हैं वो आईएनसी को एज अ सेफ्टी वॉल अलाउ करे। एक कंट्रोल्ड आउटलेट था जो इंडियन पॉलिटिकल एस्पिरेशंस थे कि हमें भी पॉलिटिक्स में जाना है, उसको रिवॉल्यूशन बनने से बचाने के लिए एक सेफ्टी वॉल थ्योरी लाया गया था। इसको सबसे पहले यूज किया था लाला लाजपत राय ने मॉडरेट्स को अटैक करने के लिए। तो ये है कि लाला लाजपत राय के बारे में पढ़ सकते हो कि पंजाब की हिस्ट्री बोला जाता है, लायन ऑफ पंजाब बोला जाता था इनको, इन्होंने लाया था। नेक्स्ट इज, एट विच वायसराय वाज अ बॉम्ब थ्रोन ऑन द ओकेजन ऑफ हिज स्टेट एंट्री इनटू दिल्ली? कौन थे वो? अरे ये तो इजी क्वेश्चन है, ये तो अभी हम हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, मैंने जो हिस्ट्री वाला वीडियो डाला उसमें पढ़ेंगे। लॉर्ड हार्डिंग थे, और जब इनकी डेथ हुई भी नहीं थी, ये जो बॉम्ब असासिनेशन अटेम्प्ट था इनका, तो उसमें किसी और की डेथ हो गई थी, तो ये इंपॉर्टेंट है। दिल्ली बॉम्ब इंसिडेंट चांदनी चौक में हुआ था। जो बॉम्ब था वो किसने थ्रो किया था? राज बिहारी बोस ने उसको थ्रो किया था। नेक्स्ट, हु गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम प्रोफेसर ऑफ इंडियन फिलोसफी इन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इन 1911? ये हरदयाल सिंह। हरदयाल एंड इंडियन रिवॉल्यूशनरी थे, स्कॉलर थे। 1911 में इनको अपॉइंट किया गया था प्रोफेसर ऑफ इंडियन फिलोसफी इन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। इनका पूरा नाम था लाला हरदयाल। ये इन्होंने ही फाउंड किया था कौन सा पार्टी? गदर पार्टी 1913 में, ठीक है, रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था। इन्होंने ही पेपर लिखा था, गदर न्यूज़पेपर।
ये उर्दू, पंजाबी और हिंदी में भी पब्लिश होता था। नेक्स्ट, नेम ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ MAO कॉलेज अलीगढ़ हु एनकरेज मुस्लिम कम्युनलिज्म इन द लास्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी, वो कौन थे? प्रिंसिपल थियोडोर बेक, ठीक है। पहला है लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो वॉज वायसराय, कॉलेज प्रिंसिपल नहीं थे। डनलप स्मिथ वॉज मिंटोज प्राइवेट सेक्रेटरी, ठीक है, वो प्रिंसिपल नहीं थे। विलियम मॉरिस वॉज अ ब्रिटिश राइटर, इनका MAO कॉलेज से कोई कनेक्शन नहीं था। एंड लास्ट है थियोडोर बेक, ही वॉज द ब्रिटिश एजुकेशनिस्ट और सर सैयद अहमद खान के क्लोज थे, और इन्होंने प्रिंसिपल एज अ सर्व किया MAO कॉलेज का, और ये प्रमोट करते थे वेस्टर्न एजुकेशन अमोंग मुस्लिम। ही ऑल्सो इंकरेज जो सेपरेटिस्ट पॉलिटिकल थिंकिंग थी मुस्लिम्स को अलग करने की, उसमें भी इनका कॉन्ट्रीब्यूशन था। नेक्स्ट, द यंग इंडिया अ नेशनलिस्ट पेपर वॉज स्टार्टेड बाय, भाई ये तो ईजी है, महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था द यंग इंडिया, अ नेशनलिस्ट पेपर था एडवोकेटिंग इंडिपेंडेंस, सोशल रिफॉर्म एंड नॉन वायलेंट रेसिस्टेंट। एनी बेसेंट गलत है, एनी बेसेंट ने शुरू किया था न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था केसरी एंड मराठा। मौलाना अब्दुल कलाम ने स्टार्ट किया था आज़ाद स्टार्टेड अल हिलाल एंड अल बाग। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, उनकी न्यूज़पेपर्स हैं, ये याद कर सकते हो कि यंग इंडिया महात्मा गांधी ने शुरू किया था, हरिजन भी महात्मा गांधी ने ही शुरू किया था, इंडियन ओपिनियन भी महात्मा गांधी ने शुरू किया था, केसरी एंड मराठा बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था, अल हिलाल एंड अल बाग मौलाना अबुल कलाम ने शुरू किया था, न्यू इंडियन कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट ने, युगांतर जो था भूपेंद्र नाथ दत्त ने शुरू किया था, काल जो था काल बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था, अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष ने शुरू किया था, द हिंदू जी सुब्रमण्य अय्यर ने शुरू किया था, ठीक है। नेक्स्ट, 50 क्वेश्चन हमने कर लिए, सो 50 क्वेश्चन आर कंप्लीट, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विथ 51st क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो, सो होप यू लाइक इट। हम लोग ऐसे ही रोज एक वीडियो करके वी विल फिनिश BPSC का प्रीवियस ईयर पेपर्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और रिवाइज करना है, ठीक है, जाके स्टैटिक रिवाइज करो, स्टैटिक करंट अफेयर जाके रिवाइज करो। बाय बाय, गुड नाइट।